बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ईयरली प्रेडिक्शन ऑफ फॉर 2023 फॉर एरीज असेंडेंट। यहाँ पे हमने मेंशन किया है एरीज असेंडेंट। ये मेंशन करने की वजह यह है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना देख रहे होते हैं, उनको अपना सन साइन पता होता है, या तो वो उस हिसाब से देख रहे होते हैं कि उनको अगर ये पता हो कि एरीज हमारा सन साइन है। नहीं, हम सन साइन की बात नहीं कर रहे, हम ये असेंडेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं जिन लोगों का भी असेंडेंट है। और असेंडेंट आपको जब पता लगता है जब आपको अपना करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ पता हो। और ये सारी रीडिंग जितनी भी प्रेडिक्शंस हम कर रहे हैं ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, नॉट वेस्टर्न वन। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर बाद में लोगों को ये लगता है कि हमें मैच नहीं होती, ये हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं होती या एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती। नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आप देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो वो क्या चीज़ समझ रहे हैं और उसको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें 4 मेजर प्लैनेट्स होते हैं जो ईयरली प्रेडिक्शन में हम डिस्कस करते हैं। क्यों हम चारों को ही कर रहे हैं, बाकी प्लैनेट्स को क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि देखिए सन, मून, मरकरी, वीनस जो होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अब एक साइन से दूसरे साइन के अंदर आ जाते हैं। मीन्स अगर वो 1 महीने के अंदर सन एक साइन से दूसरे साइन के अंदर आ जाता है, तो इसलिए इनको ईयरली जब हम लंबे टाइम की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो ये छोटे प्लैनेट्स को जो इनका ऑर्बिट, इनका ड्यूरेशन टाइम कम है एक साइन से दूसरे साइन में जाने का, तो हम उनको डिस्कस नहीं करते। हम मेजर प्लैनेट्स को डिस्कस करते हैं क्यों, जो कि जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। अब जुपिटर जो है वो एक साल के अंदर एक साइन से दूसरे साइन के अंदर ट्रैवल करता है। इसी तरीके से सैटर्न जो है वो 2.5 साल तक एक साइन के अंदर रहता है, उसके बाद फिर दूसरे साइन के अंदर जाता है। और राहु केतु 1.5 साल तक एक साइन के अंदर रहते हैं, उसके बाद फिर दूसरे साइन के अंदर ट्रैवल करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो इनके एरीज असेंडेंट वालों के फर्स्ट साइन के अंदर, फर्स्ट हाउस के अंदर मार्च 2022 से राहु जो है इनके फर्स्ट हाउस के अंदर चल रहा है। तो इन लोगों की लाइफ के अंदर जो है काफ़ी हलचल मची हुई होगी, काफ़ी इनको, क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन क्रिएट करता है, राहु दौड़ाता है, राहु आपको एक आपके सर पे सवार हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपके जहन में आ जाए या कुछ भी हो तो इसी ऑब्सेशन के अंदर इंसान जो है वो गलत कदम उठा देता है। तो ये राहु का जो टाइम पीरियड होता है इसमें कहा जाता है कि आदमी जो है वो बहुत सोच समझ के अपने काम करे, क्योंकि ज़हनी टेंशन, ज़हन पे सवार होना, ये सारी राहु की क्वालिटीज़ होती है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर और ये यहाँ पे अक्टूबर 2023 तक रहेगा। उसके बाद ये, क्योंकि राहु और केतु जो होते हैं वो हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में ही चलते हैं। प्लैनेट जैसे ये 12th हाउस से फर्स्ट में आएगा जुपिटर, फर्स्ट से सेकंड में, मगर राहु केतु का ये नहीं होता। राहु केतु फर्स्ट में है तो ये 12th में जाएंगे, 12th से फिर इधर, और साइमल्टेनियसली मूव करते हैं। राहु 12th में होगा तो केतु 6 में होगा, ये दोनों एक ही है, मीन्स ये सेम डिग्री पे ही मूव करते हैं। अगर राहु यहाँ पे अभी लेट सपोज 15 डिग्री पे है तो केतु भी इधर 15 डिग्री पे ही होगा। तो ये एक साथ ही मूव करते हैं, लाइक क्लॉक। अगर हम कोई स्टिक को मूव कर रहे हैं राउंड सर्कल में तो इसी तरीके से एक एंड पे राहु है, एक एंड पे केतु है, ये साइमल्टेनियसली मूव करेंगे और ये 1.5 साल में एक हाउस से दूसरे हाउस के अंदर आते हैं। तो अभी हम राहु के बारे में बात करते हैं सबसे पहले कि राहु आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। देखिए राहु, अब मैंने आपको बताया कि ऑब्सेशन क्रिएट करता है इंसान के दिमाग के ऊपर, हलचल क्रिएट कर देता है उसकी लाइफ के अंदर। राहु के टाइम पीरियड में लोग बहुत सारी गलतियां, मिस्टेक्स और जज्बाती होके या ऑब्सेशन हो या ओवर थिंकिंग, ये बहुत ज़्यादा चल रहा होगा अभी। मगर इन लोगों को ये अक्टूबर तक इन लोगों को काफ़ी केयरफुल रहना है, क्योंकि राहु यहाँ पे इनके मामला इसी तरह के क्रिएट करता रहेगा। और केतु जो इनके 7वें घर में चल रहा है वो आपकी मैरिज लाइफ के अंदर ड्राईनेस, थोड़ा सा हलचल क्रिएट कर दी होगी इसने 2022 के मार्च के बाद से। ये यहाँ पे आपके 7वें घर में ट्रैवल कर रहा है। केतु की क्वालिटी ये होती है कि केतु जिस घर पे भी मूव कर रहा होता है उसकी जितने भी लिविंग रिलेटेड उसकी क्वालिटीज़ होती है, मीन्स कि आपकी वाइफ हो गई, या क्योंकि हम 7th हाउस से आपकी वाइफ को देखा जाता है, आपके मिलने वाले लोगों को देखा, तो इनकी फैमिली लाइफ, जो इनकी मैरिज की लाइफ होगी वो इनकी काफ़ी डिस्टर्ब चल रही होगी, उसके अंदर काफ़ी ड्राइनेस चल रही होगी। केतु इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो जिस हाउस के अंदर मूव कर रहा होता है वो ना छोड़ा जाता है ना पकड़ा जाता है, इस तक वाली पोजीशन रहेगी। अक्टूबर 2023 के बाद केतु आपके 6ठे घर में आ जाएगा।
जब छठे घर में आएगा तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी डिजीज़, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा केयर करना है, क्योंकि छठा घर डिजीज़ का होता है, लिटिगेशंस का होता है, एनिमीज़ का होता है। तो इन चीज़ों के मामलात में केतु क्या करता है, केतु आपकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर पहले से कोई बीमारी चल रही है आप लोगों को, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कहीं से कर्जा लेने की कोशिश ना करें कहीं, क्योंकि सिक्स हाउस से हम किसी के जो हम लोन्स लेते हैं, दूसरों से कर्जा लेते हैं, कि वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है आपके लिए, क्योंकि साइमल्टेनियसली राहु भी आपके 12वें घर में जाएगा। तो 12वें घर में राहु जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है और आपको ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर करता है। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, लेट्स सपोज आप कोई भी ऐसा काम चल रहा है जो आपको लगता है कि यार ये मेरी विसात से बाहर है, तो राहु अगर उसका टाइम पीरियड चल रहा होता है या वो 12th हाउस के अंदर होता है, तो आदमी ऐसे कामों में भी हाथ डाल देता है जिसमें उसको पता होता है कि नुकसान होगा, और वो नुकसान हो जाता है उसको, मगर फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, तो वो सवार ऐसा हो जाता है। तो इनको किसी से भी कर्जा लेना हो आपको, तो काफ़ी केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कोशिश करें कि ना लेना पड़े। कोई भी कोर्ट केस वगैरह चल रहे हों तो उनको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अक्टूबर 23 से पहले पहले कोशिश करें कि उससे छुटकारा हासिल कर लें या उसको ख़त्म कर दें। और अपनी जितनी भी अगर डिज़ीज़ वगैरह उनको कोई है, पहले से कुछ लोगों की बीमारी चलती है, तो उसके लिए डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले लें, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, केतु के टाइम पीरियड में जो जब भी कोई डिज़ीज़ अगर कुछ इस तरह की होती है, तो वो डायग्नोस भी बहुत मुश्किल से होती है, क्योंकि केतु इस चीज़ का ही प्लैनेट है, रिप्रेजेंट ही इस चीज़ को करता है, सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला डॉक्टर तो कभी भी जो कह सकते हैं, केतु के अगर कोई केतु की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही होती है चार्ट के अंदर, तो पहला डॉक्टर कभी भी आपको वो भी नहीं कर पाता। पहले डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ है, दूसरा डॉक्टर ही करता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक केतु की क्वालिटी होती है। तो क्या, और अगर कुछ लोगों को जब 20 से या उनके बाद से कोई बुरे इफेक्ट मिल रहे हों केतु के, तो आपको क्या करना चाहिए, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, आप उसको खाना खिला सकते हैं। ये केतु की बहुत अच्छी रेमेडी होती है, जिससे ये आजमाई हुई रेमेडी है, बहुत सारे लोगों ने भी की है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर केतु जो है अपने नेगेटिव इफेक्ट को कम कर देता है। अब हम बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न 17 जनवरी को आपके 10th हाउस से 11th हाउस के अंदर मूव कर जाएगा। अब सैटर्न यहाँ पे पिछले 2.5 साल से मूव कर रहा था आपके कैरियर के घर के अंदर, क्योंकि 10th हाउस आपका कैरियर का होता है, आपके प्रोफेशन का होता है, आप जो भी काम करते हैं उसका होता है, आपकी इज्जत और मर्तबे का होता है। सैटर्न बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। सैटर्न डिलेस को रिप्रेजेंट करता है, रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न आपको बहुत मेहनत करवाता है, आपको एक प्रेशर की तरह आपके मामलात को जो है लेके चलता है, कि इंसान बहुत प्रेशर में काम करता है, बहुत ज़्यादा उसको। लेट सपोज अगर कोई इंसान जो है 24 घंटे में से 11 घंटे काम करता है, तो सैटर्न का जब टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो उसको उस 11 घंटे, क्या हो सकता है उसको 11 ही घंटे काम करना पड़े या 12, मगर उस 11 घंटे में बहुत प्रेशर होगा उसके काम के अंदर, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। अब वो स्ट्रगल करवाता है, उसके बाद क्या होगा, अब ये यहाँ से मूव हो रहा है। जब ये मूव होगा, क्योंकि 10th हाउस 17 जनवरी को आपके 11th हाउस के अंदर आ जाएगा। 11th हाउस में आने का मतलब यह है कि 11th हाउस होता है आपके गेन्स का, नेटवर्क सर्कल का, और एरीज असेंडेंट वालों के चार्ट के अंदर 10th हाउस और 11th हाउस दोनों ही सैटर्न कंट्रोल करता है। सैटर्न के अपने ही हाउस हैं। सैटर्न 10th हाउस से मूव करके 11th हाउस में चला जाएगा, और ये हाउस होता है गेन का। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब आगे आने वाले वक्त के अंदर कि आपने जितने भी जो मेहनत की है पिछले 2.5 साल के अंदर कैरियर के अंदर, किसी भी हवाले से आपने जितने भी हार्ड टाइम्स देखे हैं, तो वो आप पे ऑफ करके जाने का टाइम है, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो गेन्स का होता है। 11th हाउस सोशल नेटवर्क सर्कल का होता है, आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल मिलेगा, हो सकता है इन लोगों को प्रमोशन मिल जाए, क्योंकि 11th हाउस से हम गेन्स देखते हैं। और फर्स्ट आपका कैरियर का हाउस, कैरियर से सेकंड सेकंड हाउस हमेशा गेन का होता है, चाहे वो किसी भी हाउस से हो। तो इट्स मीन कैरियर का गेन, इन कैरियर का गेन क्या होता है, आपको प्रमोशन मिले, आपको इज्जत मिले, ये सारी चीज़ें इनको मिलने के चांसेस हैं। अच्छा, सैटर्न के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हम उनकी भी बात करते हैं, क्योंकि जब सैटर्न 17 जनवरी को 11th हाउस में आ जाएगा, तो वो यहाँ से एस्पेक्ट करेगा आपके फर्स्ट हाउस को, थर्ड एस्पेक्ट, फिफ्थ हाउस को सेवन्थ एस्पेक्ट से, और 8th हाउस को 10th एस्पेक्ट से। अगर हम यहाँ से काउंट करें 1 2 3, थर्ड एस्पेक्ट हो गया सैटर्न का, 4 5 6 7 एस्पेक्ट हो गया, 8 9 10, ये 10th, क्योंकि सैटर्न के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, थर्ड एस्पेक्ट, 7 एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट।
जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट होता है वो आपके असेंडेंट पे पड़ेगा। ये थोड़ी सी आपको इस टाइम पीरियड के अंदर ये थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली बात है, उसको समझने वाली बात है, क्योंकि सैटर्न क्या करता है इंसान के अंदर एक आलस क्रिएट करता है, उसको एक हैवीनेस फील कराता है, उसकी जहन उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है। इसी प्रेशर की वजह से वो क्या करता है, वो बहुत सारे काम करते करते हुए भी नहीं कर पाता। उसके जहन में तो रहते हैं ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, वो प्रेशर फील करता रहता है, मगर उसके अंदर क्या आलस इतनी आई हुई होती है कि वो नहीं कर पाता। तो आपको सिर्फ इस चीज़ से बचना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड अगर आपने मेहनत में गुजार लिया और इस चीज़ से बच गए तो ये क्या करता है, तो फिर यहाँ पे आपको गेन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सैटर्न अपने ही साइन के अंदर और 11th हाउस के अंदर, क्योंकि पूरे चार्ट में अगर आप पूछें तो जो मटेरियलिस्टिक वे में अगर हम देखें तो वो सबसे अच्छा हाउस जो होता है वो 11th हाउस होता है, क्योंकि यहाँ से हम इनकमिंग गेन्स देखते हैं, चाहे वो पैसे का गेन हो या आपकी इज्जत का गेन हो या आपके मर्तबे का गेन हो या किसी भी तरह का गेन हो। तो इनको बहुत इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ 7th एस्पेक्ट से इनके 5th हाउस को देखेगा सैटर्न। अब 5th एस्पेक्ट जो होता है वो होता है आपके 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप्स का होता है, आपके बच्चों का होता है, आपकी एजुकेशन का होता है। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कोई भी आप इस तरह का जो भी नॉन सीरियस अगर आप कोई काम करेंगे, जो क्योंकि सैटर्न आपसे ये चाहता है कि आप मेहनत करें, आप फोकस होकर काम करें। तो इस तरह के लव रिलेशन में ब्रेक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन में भी सम टाइम्स के लिए ब्रेक महसूस कर सकते हैं, मगर सैटर्न यहाँ पे अपने ही साइन में है तो इतना ज़्यादा मेजर नहीं होगा, मगर ये चीज़ें आप मेजर कर सकते। कहने का मकसद ये है क्योंकि 5th हाउस से जितनी भी चीज़ें आप इंजॉयबल जिसमें हमें मज़ा आता है हम वो सारी चीज़ें देखते हैं। अब सैटर्न जब यहाँ पे देखेगा तो आपको इन सारे एस्पेक्ट्स के बारे में भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और 10th एस्पेक्ट से देखेगा आपके 8th हाउस को। 8th हाउस आपकी लॉन्जेविटी का होता है, आपके इन लॉस का होता है, आपको जो अर्न मनी होती है उसका होता है, आपकी डिजीज़ जो जहनी परेशानियाँ होती हैं जिसमें आप दूसरों को वो करने लग जाते हैं कि ब्लेम करने जा अदर्स को ब्लेम करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो 10th एस्पेक्ट जब भी सैटर्न 8th हाउस पे देता है तो सडन चेंजेस उसकी लाइफ में रुक जाते हैं। ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है। 8th हाउस पे जब भी सैटर्न का एस्पेक्ट होता है तो आपके साथ जो सडन होने वाले इवेंट होते हैं ना उनसे इंसान प्रोटेक्ट हो जाता है। और अच्छी इस 2.5 साल के अंदर इंसान की जितनी भी बीमारी जो सडन बीमारियां होती हैं, ये क्योंकि 8th हाउस सडन इवेंट्स का होता है। हमारी लाइफ में जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं वो हम 8th हाउस से प्रिडिक्ट करते हैं। एक्सीडेंट जितनी भी चीज़ें हो गई या हमें सडनली हम कोई लॉटरी विन हो गई, ये सब भी 5th हाउस से कनेक्शन 8th हाउस से बनता है तो हम देखते हैं। इसीलिए बताने का मकसद ये है कि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगा तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गुजरेगा। सैटर्न साल में एक दफ़ा रेट्रोग्रेड भी होता है, मगर रेट्रोग्रेड होने का मकसद रेट्रोग्रेड भी होगा, मगर रेट्रोग्रेड रेट्रोग्रेडेशन का मतलब देखें ये नहीं होता है कि प्लैनेट उल्टी चाल में चलने लग जाता है, नहीं। प्लैनेट सीधी ही चाल में चलता है मगर उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है तो अर्थ अपनी उसी एक्सिस पे उसी स्पीड पे मूव कर रहा होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि प्लैनेट जो है वो उल्टा घूम रहा है। जैसे कि अगर कोई ट्रेन जा रही हो और हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो हमें ऐसा लगेगा कि हम पीछे जा रहे हैं, मगर हम पीछे नहीं जा रहे होते। एक्चुअली में ट्रेन अपनी स्पीड पे चल रही होती है। तो इसी फिनोमिना को समझते हुए हमें समझना चाहिए कि इसी फिनोमिना को समझते हुए हमें ये समझना चाहिए कि रिट्रोग्रेशन होती क्या है। रिट्रोग्रेशन में हमें देखें, अगर हम इस अब हम रिजल्ट की बात करते हैं कि रिट्रोग्रेशन में हम कौन से रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 17 जनवरी को सैटर्न 11th हाउस में तो मूव कर जाएगा एरीज असेंडेंट वालों के, मगर वो रेट्रोग्रेड भी होगा। और जब वो रेट्रोग्रेड होगा तो वो उसी साइन के अंदर क्या होता है, रेट्रोग्रेशन में इंसान उसकी जो भी प्लेनेट हो, चाहे वो पॉजिटिव प्लेनेट हो या नेगेटिव प्लेनेट हो, उसके इफेक्ट डबल हो जाते हैं, क्योंकि वो अर्थ से थोड़ा करीब हो जाता है। जब अर्थ से करीब हो जाएगा तो ऑब्वियसली उसके इन्फ्लुएंस अर्थ पे ज़्यादा रहेगा, जो अर्थ पे जितने भी लोग हैं उन सब पे भी ज़्यादा रहेगा। इसीलिए जो जब यहाँ पे होगा तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वही सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है, ये हम वीकली जो मंथली हमारी प्रेडिक्शंस होगी उसमें हम बताएंगे जब सैटर्न और जुपिटर जो है रेट्रोग्रेशन में आएंगे। मगर अभी यहाँ पे ये पता होना चाहिए था कि रेट्रोग्रेशन में क्या होता है, प्लैनेट अपने इफेक्ट को ज़्यादा कर देता है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा हो या नेगेटिव इफेक्ट दे रहा हो। अब हम बात करते हैं जुपिटर की। ठीक है, जुपिटर आपके चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड है और 9th हाउस का लॉर्ड है, और अभी आपके 12th हाउस के अंदर अपने ही साइन के अंदर मूव कर रहा है 2022 के अप्रैल से लेके, और ये मूव करता रहेगा 24 अप्रैल 2023 तक। अब उसके बाद ये आ जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में, जहाँ पे पहले से ही राहु प्लैनेट जो है वो मौजूद है।
देखें एस्ट्रोलॉजी के अंदर, स्पेशली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, राहु और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो बर्थ चार्ट में बन रहा हो या ट्रांजिट में बन रहा हो, तो उसको इतना अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जुपिटर एक राइशियस प्लैनेट है, ब्लेसिंग का प्लैनेट है, जो कि एक पॉजिटिविटी लेके आता है। उसके साथ एक नेगेटिव प्लैनेट अगर बैठ जाता है तो क्या होता है, इनका बिल्कुल दिमाग जो है उल्टा चलने लग जाता है। जो चीज़ें सही होती हैं वो इनको गलत लगने लग जाती हैं। मीन ऐसा नहीं होगा कि बहुत पागल हो जाएंगे, मगर नहीं, ये अंदर ही इनकी सोच होती है, ये काम ऐसे कर रहे होते हैं क्योंकि राहु ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। और जो राइशियस चीज़ ब्लेसिंग का प्लैनेट है, उसी वही राहु के उसके अंदर सर्कल के अंदर आ गया, तो मीन्स वो कैसे नहीं होगा? क्योंकि हर प्लैनेट एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है, अगर वो जितना करीब होगा उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। तो आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है 24 अप्रैल 2023 के बाद से, कि इस तरह के मामलात में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, कोई रिस्क लेना है, तो कोई बड़ा रिस्क ना लें, सोच समझ के रिस्क लें। कहने का मकसद ये, क्योंकि ऐसे राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है और जुपिटर जो है वो पॉजिटिविटी का प्लैनेट है, और आप लोगों का 12th हाउस भी कंट्रोल करता है। मीन्स 12th हाउस होता है लॉसेस का, जेल्स का, असाइलम्स का, स्पिरिचुअलिटी का, फॉरेन लैंड्स का। तो ये सारे मामला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का अगर कोई फॉरेन का मामला चल रहा हो तो 2023-24 के बाद आप वहाँ पे जा सकें, आपके मामला कंप्लीट हो जाएं और आप चले जाएं बाहर। अगर आप कहीं हॉस्पिटल्स में काम करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 12th हाउस हॉस्पिटल्स का भी, आप डॉक्टर हैं, आप नर्स हैं, या वार्ड बॉय हैं, या आप कोई मैनेजर हैं जो मैनेज करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ें ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। मगर कोई भी रिस्की काम करने से पहले एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा ज़रूर सोचें, क्योंकि ऐसे टाइम पीरियड में राहु असेंडेंट में हो, मीन्स आपके हेड के ऊपर है। आप जो सोच रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें कंट्रोल बाय राहु हो रही हैं उस टाइम पीरियड में। तो आपको ये चीज़ें समझनी और केयरफुल रहना पड़ेगा। इस साल के अंदर इस साल के अंदर 2 चाँद ग्रहण होंगे और 2 सूरज ग्रहण होंगे। वो हमने यहाँ पे डेट्स मेंशन की हैं, मगर जब हम मंथली प्रेडिक्शन मंथ बाय मंथ बनाएंगे, जिसके अंदर हम दूसरे सन को, मरकरी को और वीनस को भी डिस्कस करेंगे, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा। मगर बताने का मकसद ये था कि इस साल के अंदर 2 सूरज ग्रहण होंगे और 2 चाँद ग्रहण होंगे। अब चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण को कैसे रीड किया जाता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, जिस डेट को चांद ग्रहण होता है, खाली वही डेट इम्पॉर्टेंट नहीं होती। लेट सपोज अगर यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 30 अप्रैल को 2023 में सूरज ग्रहण होना है, तो वो उसके 5-10 दिन पहले और 5 दिन बाद तक इफेक्ट रहते हैं। और आप लोगों इन लोग और एरिया असेंडेंट वालों के फर्स्ट हाउस में, ये जिस भी हाउस में हो रहा था, उस हाउस की क्वालिटीज़ के जो भी सिग्निफिकेंस होती है, हमें उनसे रिलेटेड केयरफुल रहना पड़ता है। इसी तरीके से चांद ग्रहण होता है, तो चांद, अब ये हम जब डिस्कस करेंगे, जिस टाइम पे हम मंथली प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, जिस मंथ में सूरज और चांद ग्रहण आएगा, हम उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। हमारी आज की वीडियो प्रिडिक्शन फॉर एरीज असेंडेंट फॉर 2023 यही तक थी। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।